हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अपने YouTube चैनल पे वापस आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग सब कोई का एक ख्वाहिश होता है कि अपने मंजिल तक पहुंचे, अपने एम को पूरा करें। अब उस एम या मंजिल तक पहुंचने के लिए हम लोग को कुछ चीजों को समझना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। जैसे अगर हम बहुत बार क्या होता है कि पानी निकालना है या पानी प्यास लग गया तो हम लोग क्या करते हैं, कुआं खोदना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा गड्ढा खोदते, एक जगह खोदे छोटा सा गड्ढा, फिर दूसरी जगह खोद लेते, फिर तीसरे जगह, फिर ऐसी करके 10-20 जगह गड्ढा खोद लेते। तो क्या उससे कभी पानी प्राप्त होगा? ना तो उससे पानी मिलेगा, ना हम लोगों की प्यास बुझेगी, ना मंजिल तक पहुंच सकते। लेकिन अगर हम एक ही जगह पे गहरा से गड्ढा खोदते जाए, खोदते जाए, खोदते जाए, तो अंत में हम लोग को अपने मंजिल यानी पानी की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे हम लोग का प्यास भी बुझ जाएगा और मंजिल की भी प्राप्ति होगी। उसी तरह आपकी पढ़ाई और एजुकेशन में भी यह सब चीजों में होता है। आप अपना जो भी एम बनाए, एक एम बना करके रखिए और उसको पाने की भरपूर प्रयास करें। चाहे जो हो जाए, जितना भी एफर्ट लगाना पड़े, लगन से, मेहनत से, कंसंट्रेशन करके आप उसको लगातार एफर्ट लगाते रहिए, तो अंत में हर हालत में हम लोग को मंजिल की प्राप्ति, यानी जो आपका एम है वो आराम से प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे की पढ़ाई स्टार्ट करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब उसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि गैस को जब डिसॉल्व करते हैं तो कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था क्या? प्रेशर। तो कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हेनरीज लॉ। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? हेनरीज लॉ। उन्होंने लास्ट लेक्चर में ना पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब गैस का जब सॉल्युबिलिटी का बात आया तो हम लोग कितना गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस कंपोनेंट में अगर हम लेते हैं वाटर या कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट, अगर इसमें गैस बुलाना है तो कितना गैस को डिसॉल्व करेंगे? CO2 को बुलाए या O2 को बुलाए तो कितना, ये कैसे पता चलेगा? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 6 ग्राम, कितना पता चलेगा? तब हम लोग ना एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का एक बॉटल लेते हैं, 11 में भी हम लोग पढ़े थे लीच आइटलियर प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम। जैसे इस कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल को हम लोग ओपन करते एक साउंड क्रिएट होता है। क्यों? वाटर का बॉटल ओपन करते तब तो साउंड क्रिएट नहीं होता है, कोई भी पानी का बॉटल। अब अगर इसी कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल में ना एक और ऑब्जर्वेशन करिए, एक ना हार्ड कोक ले लीजिए जैसे पेप्सी या कोको कोला, और एक ना सॉफ्ट ले लीजिए जैसे फ्रूटी या स्लाइस, दोनों बॉटल को ओपन। अब जिसमें ना ये पेप्सी रहता है या जिसमें स्लाइस है, इसमें ज्यादा साउंड क्रिएट करता है, इसमें कम साउंड क्रिएट करता है। क्यों? या इसको पीने से हम लोग को ज्यादा देर तक वो रिटर्न याद दिलाते रहता है, डकार आता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर क्या रीजन है कि भाई जब दोनों कोल्ड ड्रिंक्स है तो इसमें क्या है, डिफरेंट आ रहा है, इसमें कोई डिफरेंट। तब ना ऑब्जर्वेशन क्या, इसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें CO2 का कंसंट्रेशन कम, इसलिए इस बॉटल को जब ओपन करते हैं तो इससे ज्यादा साउंड भी क्रिएट करता है, इससे तो बोला कि आखिर ये CO2 को ज्यादा बुलाना है या कम बुलाना है, किस पे डिपेंड करेगा? तब ना हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, याद करिए, कि गैस को अगर बुलाना है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? प्रेशर। क्या? प्रेशर। प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसॉल्विंग ऑफ गैस। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ पढ़ा जाता है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। क्या? Henry's law. It explains the solubility of gas in the liquid solvent. अगर किसी गैस को बुलाना है लिक्विड सॉल्वेंट में तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा? क्योंकि हम टेम्परेचर तो चेंज कर नहीं सकते। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस को, सब हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि भाग जाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कुछ है तो क्या? प्रेशर। तो सवाल है कि कितना प्रेशर लगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि प्रेशर है तो कितना प्रेशर है। जैसे अगर सपोज करिए आप आईडी निकालना चाहते हैं, सवाल आता है कितना पढ़ना जिससे कि मेरा क्रैक कर जाए आईडी का एंट्रेंस एग्जाम। वैसे यहां सवाल आता है कि हम लोग कितना प्रेशर लगाएं जिससे कि ये CO2 ज्यादा डिसॉल्व करे या कम डिसॉल्व, इसका क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगा? तो बोला प्रेशर। तब ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन किया साइंटिस्ट कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं तब देखते हैं कि 2 ग्राम CO2 को डिसॉल्व करना है, कोई भी गैस को डिसॉल्व करना है तो 4 ATM का प्रेशर लगना है। देखिए जब 3 ग्राम CO2 को डिसॉल्व करना है तो ये प्रेशर बढ़ करके 7 ATM।
और जब 1 ग्राम CO2 को डिसॉल्व करना है, क्वांटिटी कम कर दी तो प्रेशर घट करके मान लीजिए 380 हो, इट इज 380। बस यही है हेनरीज लॉ। अब ये ऑब्जर्वेशन किया गया, क्या ऑब्जर्वेशन किया, ये देख रहे हैं कि मास ऑफ द गैस या क्वांटिटी ऑफ गैस है, और ये देख रहे हैं अप्लाइड प्रेशर कि अगर हम 2 ग्राम को डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर कितना अप्लाइड करना पड़ रहा है, 480। अगर हम क्वांटिटी बढ़ा दिए तो प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हम क्वांटिटी घटा दिए तो प्रेशर भी घटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, यानी अगर हमको बड़ा एम बनाना है, आईडी निकालना है या एनआईडीज निकालना है, एनडीए निकालना है या बैंकिंग आईएएस बनना है, तो उसके लिए हमको उतना ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आधा घंटा पढ़े और हम सोचे कि टॉप कर जाएंगे बोर्ड में, तो ऐसा नहीं हो सकता। वैसे यहां पे अगर हम क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हम क्वांटिटी घटाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेशर भी घटाना पड़ेगा। यदि छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, बस साइंटिस्ट को सारा एक्सप्लेनेशन आ गया कि अगर गैस को डिसॉल्व करना है किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्रेशर। तो कितना, बोला अगर क्वांटिटी बढ़ाना है डिसॉल्विंग का तो प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर क्वांटिटी घटाना है डिसॉल्विंग का तो प्रेशर भी घटा देना होगा। यानी सिंपल सा स्टेटमेंट है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तब mass of the dissolving of a gas in a given volume of solvent is directly proportional to applied। लेकिन ये सिर्फ कब, जब हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तब। यानी व्हाट इज हेनरीज लॉ, तो दिस लॉ वाज गिवन टू एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। और है क्या स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या दिस लॉ स्टेट एज at a constant temperature mass of dissolving of a gas in a given solvent is directly proportional to the applied pressure। यानी जितना क्वांटिटी हमको मास बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए उतना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, जितना क्वांटिटी मास का घटाना है उसके लिए क्या प्रेशर है। यानी अगर हम एम बनाते जितना परसेंटेज ज्यादा चाहिए तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अगर कम चाहिए तो कम एफर्ट लगा, मस्त आराम से पबजी खेलते रहो। तो वैसे ही कि अगर हम मास बढ़ाना चाहेंगे तो प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, मास घटाना चाहेंगे तो प्रेशर भी घटाना पड़ेगा। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या दिया है हेनरीज लॉ का, कि दिस लॉ गिवन टू एक्सप्लेन solubility of gas at solvent at constant temperature। और स्टेटमेंट क्या है, सिंपल साइड स्टेट दैट वर्डेड कॉमा में इज्जत से लिखना है इसको, क्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर mass of dissolving of gas at given volume solvent at given volume of solvent is directly proportional to applied pressure of gas at equilibrium। मतलब सिंपल सा वर्ड लिख सकते हैं, दैट इज मास या क्वांटिटी ऑफ ए डिसॉल्विंग गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ गैस बढ़ाना चाहेंगे तो प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको घटाना है तो प्रेशर भी, लेकिन ये सिर्फ कब, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। और जैसी व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, जैसी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते कांस्टेंट में हटाते kh into p। अब यही हम लोग के पास हेनरीज लॉ हो गया, जहां पे m क्या है, व्हाट इज m, इट इज द मास ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ ए गैस। मतलब गैस कितना क्वांटिटी बुला रहा है वो भी ग्राम में है। व्हाट इज p, p इज द अप्लाइड प्रेशर, कितना प्रेशर पे बुला रहा है। इसलिए जब हम कोल्ड ड्रिंक्स को पैक करते हैं तो हाई प्रेशर पे CO2 को बुलाते हैं, इसलिए जैसे हम लोग बॉटल खोलते हैं
तो हाई प्रेशर से गैस ना ट्रांसफर होता है लो प्रेशर, और जब जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफर होता है तो हवा में फ्रिक्शन होता है, जिसके चलते साउंड क्रिएट होता है। तुम हर जगह देख सकते हो, जैसे बैलून फटता है तब, टायर ब्रस्ट करता है तब, जहां जहां हाई प्रेशर पे गैस पैक होगा और वो ब्रस्ट कर जाए या ओपन कर दे, लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफर होगा, इट गिव द फ्रिक्शन, और उसी फ्रिक्शन से वहां साउंड क्रिएट होता है। जब हम लोग सोडा वाटर बॉटल ओपन करते हैं तो उसको फीजेज साउंड बोलते हैं। तो वैसे यहां पे प्रेशर हम लोग, ये पी क्या है तो प्रेशर, और व्हाट इज केएच, तो अब केएच ना हेनरीज नाम का साइंटिस्ट दिया, के तो कांस्टेंट होता है, कौन दिया भाई हेनरीज, इसलिए रख दिया केएच, जिसका नाम पड़ गया हेनरीज कांस्टेंट। क्या? हेनरीज कांस्टेंट। अब इसी हेनरीज लॉ को ना एक और स्टेटमेंट में दिया गया, जैसे जरूरी है कि हम एक ही गैस को डिसॉल्व करेंगे इसमें, जैसे मान लेते ए भी डिसॉल्व कर रहे हैं बी भी डिसॉल्व कर रहे हैं, और ये दोनों नॉन रिएक्टिंग गैस है, जैसे O2 और N2 पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, CO2 और O2 डिसॉल्व कर रहे हैं, दीज आर द नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अगर हम एक ही सॉल्वेंट में एक से ज्यादा गैस को डिसॉल्व करते हैं तब हेनरीज लॉ क्या स्टेटमेंट, जो डॉल्टन्स लॉ के से रिलेट करके आया है। तो हम लोग को पढ़ना है कि when the more than one non-reacting gases are dissolved in a particular solvent, then what it should explain the Henry's law। तब Henry's law क्या है? देखिए, जब हम लोग ना एक से ज्यादा गैस को डिसॉल्व करते हैं एक ही सॉल्वेंट में, जैसे मान लीजिए एक सॉल्वेंट है, कोई भी ले लेते हो, वाटर हो, अल्कोहल हो, मिल्क हो, इट इज नॉट मैटर। सपोज करिए कि दो गैसेस डिसॉल्व कर रहे हैं, ए और बी, जो नॉन रिएक्टिव, जैसे O2 है, दिस इज CO2 तो नंबर ऑफ कंपोनेंट हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं एक ही सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर कांस्टेंट टेंपरेचर। तब ना हम लोग डॉल्टन्स लॉ में हम क्या पढ़े थे कि जब एक से ज्यादा गैस अगर डिसॉल्व होगा तब ना ए जितना प्रेशर लगाएगा उसको कंप्लीट प्रेशर नहीं बोलते, तब बोलते पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी जो प्रेशर लगाएगा उसको कंप्लीट प्रेशर नहीं बोलते, तब बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जैसे अगर एक रूम में सिर्फ हम अकेले बंद हैं तो मेरे पास जितना ताकत होगा, हम दरवाजा पे धक्का लगाएंगे तो उस दरवाजा पे टोटल जितना फोर्स लगेगा वो हम ही लगाएंगे सर। लेकिन अगर नंबर ऑफ पर्संस बंद होता है, मान लीजिए 10 लड़के को हम लोग एक रूम में बंद कर दें, तो ऐसा नहीं कि एक लड़का दूसरे से उधार लेगा कि हाँ अपना ताकत दो हम लगाते हैं, ऐसा नहीं, सब अपना अपना पर्टिकुलर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को एक पर्सन के लिए हम लोग बोलते हैं पार्शियल। तो वैसे यहां कि अगर एक कोई गैस अपना प्रेशर लगा रहा है तो दैट इज कॉल्ड द पार्शियल, बी अगर प्रेशर लगा रहा है तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल। तो बोला ये किसके बराबर लगा है, आखिर ए अगर प्रेशर लगाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए तो किसके इक्वल टू होगा, कैसे पता चलेगा कि ए के लिए हमको कितना प्रेशर लगाना है, बी के लिए कितना। तब एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं। सपोज करिए कि मान लीजिए कि नाश्ता हम करके नहीं है, बहुत भूख लगी है, तो अगर हम ना 3 लड़के, मान लो मेरे क्लास में 3 लड़के को हम लोग लेकर के नाश्ता कर देंगे, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मान लीजिए हम बाकी 3 स्टूडेंट। अब ना प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही वाले अच्छे से रेस्टोरेंट में गए, देखे सर है कोई दिक्कत नहीं, सब दबा के खाए जा रहा है। अब हम देखे रेस्टोरेंट महंगा है, कॉफी खानी पी ली 50 रुपए का, अब बाकी ये लोग पूरा दबा के खाए जा रहा है, एकदम दनादन दिए जा रहा है, चिकन मटन ये वो वेज नॉन वेज सब पूरा दबा के खाए। अब इमेजिन करिए कि टोटल बिल अगर 2000 आ गया तो क्या सब हम पे करेंगे, हम कितना पे करेंगे, इस 2000 में मेरा कितना पार्ट है 50, सिर्फ हम कितना पे करेंगे 50। अब अगर इन लोग के पास बाकी होगा तो आएगा, नहीं होगा तो रहेगा, 1 सप्ताह तक वही काम करेगा। तो वैसे यहां डिपेंडेंट होता है एवरीवेयर कि अगर हम लोग 4 अलग अलग गैसेस या 4 अलग अलग सॉल्वेंट को पे करते हैं तो ए कितना लगाएगा उसके रेस्पेक्टिव, तो किसके रेस्पेक्टिव है वो यहां समझना है। अब सपोज करिए कि ए का नंबर ऑफ मोल 2 मोल है ए, और बी का नंबर ऑफ मोल मान लीजिए 3 मोल है बी, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 5, इस सॉल्वेंट में टोटल 5 मोल हो गए, लेकिन 5 में से ए का पार्ट कितना है 2, तो सिर्फ कितना लगाएगा वो 2। अब यानी ए में से टोटल 5 मोल में से ए का पार्ट कितना है 2, तो इट कैन अप्लाई द प्रेशर ओनली 2/5, क्या 2/5, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, क्या
मोल फ्रैक्शन। यानी अगर A और B या C तीन अलग अलग कंपोनेंट रहेगा तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग देखेंगे और इस पर्टिकुलर गैस का A का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। यानी A सिर्फ उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है। अगर हम लोग किसी ऑटो में बैठते हैं, अगर हम एक सीट लिए तो भाड़ा एक ही सीट का देने, ये पूरा ऑटो खाली है तो हम सबका भाड़ा देंगे। वैसे ही हम जितना कंज्यूम करते हैं उतना ही का हम लोग रिसोर्स का यूज करते हैं। तो वैसे यहां पे कि अगर जो A है, A कितना यूज कर रहा है 2 मोल, तो टोटल 5 मोल में से A का पार्ट कितना है 2, दैट रेस्पेक्टिव कितना रेशियो आएगा 2/5 और उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। यानी यही स्टेटमेंट था कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ A लगाएगा तो किसके रेस्पेक्ट में लगाएगा, तो अपने मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट। अगर B प्रेशर लगाएगा तो किसके रेस्पेक्ट में लगाएगा, टोटल प्रेशर का नहीं, कितना लगाएगा सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और इसी लॉ को कहा गया फर्दर हेनरीज लॉ। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया गया कि व्हेन मोर देन वन नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेंपरेचर, then partial pressure of any component is directly proportional to their mole fraction in solution। मतलब partial pressure of the any component of solution is directly proportional to their respective mole fraction। मतलब हम कितना कंज्यूम किया A, वो सिर्फ अपने बराबर ही प्रेशर लगाएगा। टोटल 5 मोल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। 5 में से A का पार्ट कितना था 2, तो ये सिर्फ लगाएगा 2/5। कितना 2/5। इट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल। और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। इसी का स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए जब यहां हो कि व्हेन मोर देन वन नॉन रिएक्टिंग गैसेस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, अगर हम मोर देन वन नॉन रिएक्टिंग गैस को डिसॉल्व करते हैं, बस ये ध्यान रखना है, पर्टिकुलर सॉल्वेंट, देन इट स्टेट एज, तब ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमको क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, partial pressure of any component is directly proportional to their mole fraction in solution at constant temperature। मतलब फिक्स है कि टेम्परेचर को हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी when the non-reacting gases are dissolved in a particular solvent, then this state as, तब ने हेनरीज लॉ एक स्टेटमेंट दिया कि partial pressure of the any component of solution is directly proportional to the mole fraction of solution at, ये mole fraction of component in solution at constant temperature। यानी that is हम क्या लिख सकते हैं बताओ कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, लेकिन ये फिर कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ना प्रॉब्लम है कि P A फिर प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो भाई कांस्टेंट बैठाते हैं K, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे, हेनरीज दिया, तब हम लोग क्या करते हैं वहां H लिखते हैं, इट इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट, इट इज काई। और यही इसका दूसरा स्टेटमेंट। मतलब अगर सिंगल गैस के लिए बात करें तो हेनरीज लॉ क्या था, मास इज इक्वल टू KH इनटू P। और अगर मोर देन वन गैसेस के लिए बात करें तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी PA इज इक्वल टू KH इनटू। व्हाट इज PA? इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। व्हाट इज chi A? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन। और व्हाट इज KH? KH इज ए हेनरीज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है जिसका नाम हेनरीज कांस्टेंट। अब क्या इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा?
नहीं, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है वो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके लाकर, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के लाते उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं करते, उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट करते। और इसका जो वैल्यू होता है ना वो डिपेंड करेगा किस किस चीजों पे। अब डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन है, इसका मतलब वैल्यू डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, हम किस चीज को घुला रहे हैं और किस में घुला रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि हम A को बुला रहे हैं या O2 को बुला रहे हैं, किस में बुला रहे हैं, वाटर, या CO2 को बुला रहे हैं, किस में बुला रहे हैं, वाटर में। तो सबके लिए हमको सेम KH का वैल्यू नहीं है, क्योंकि CO2 आराम से डिसॉल्व कर जाता है वाटर में, तो हमको कम प्रेशर लगाने की जरूरत पड़े। जैसे एक छोटा बच्चा को अगर हमको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना है तुरंत पी ले, प्रेशर कम लगाने का, उस समय KH का वैल्यू कम, क्योंकि उसका फेवरेट चीज है। लेकिन अगर उसी छोटा बच्चा को खाना खिलाना है, रोटी खिलाना है, तब देखो बहुत प्रेशर लगा, तो उस समय KH का वैल्यू ज्यादा। वैसे यहाँ पे कि डिपेंडिंग करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का क्या नेचर है, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैसियस सॉल्यूट पे, और किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल तो भागना चाहेगा, तो उसके लिए हमको फिर KH का वैल्यू चेंज करना, यानी a value of KH is always different for the different gases at a different temperature। तो किस पे कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है, तो KH का वैल्यू डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैसियस सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। और अगर हमको इसका यूनिट निकालना होगा तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं यूनिट, यानी KH इज इक्वल तो पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय इकाई, तो ये प्रेशर का यूनिट। अब ये प्रेशर क्या होता है यूनिट, तो ATM, बार, किलो पास्कल, पास्कल, किलो बार, तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही KH का यूनिट। ये टर्म्स इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कैसे ग्राफिकल, तो ग्राफिकल एकदम इजी है। क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते तब ना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरा को भी बढ़ाना, यानी अगर हम इधर लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, HCl, CO2 कुछ भी, और इधर लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए 0.1, 0.2, 0.3, तो धीरे धीरे ये ग्राफ भी प्रेशर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इफ यू वांट टू डिसॉल्व द मोर CO2, अगर हम ज्यादा O2 को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो प्रेशर भी हमको ज्यादा आएगा। और ये जो ग्राफ आएगा वो ऐसे प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट ग्राफ। अब इस ग्राफ में ना KH कहां आएगा, पूछेगा व्हाट इज द KH, तो इस ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन आ गया पॉजिटिव कर्व की तरफ, उसका जो स्लोप निकलेगा वही बराबर होता है कांस्टेंट का। किसी भी ग्राफ में अगर ये पॉजिटिव कर्व आ रहा है या नेगेटिव कर्व, उसका जो स्लोप होता है वही कांस्टेंट के बराबर आता है, जो हम लोग ज्योमेट्रिकल में पढ़ते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन थ्योरी में ग्राफ आता है y is equal to mx plus c, that representing the constant value। तो इसका कांस्टेंट क्या था, KH, यही KH किसके बराबर आएगा, स्लोप। यानी अगर हमको ग्राफिकल स्टेटस से क्वेश्चन पूछे कि वैल्यू ऑफ KH निकालना है तो आंख बंद करके हमको क्या किसका वैल्यू निकालना पड़ जाएगा, स्लोप, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाला है। तो यू कैन फाइंड आउट इजीली द वैल्यू ऑफ KH, बट इन टर्म ऑफ ग्राफिकल इट इज इक्वल टू द स्लोप। इस स्लोप के इक्वल टू आएगा वैल्यू ऑफ KH। तब आता है कि इस KH का प्रॉपर्टीज क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ KH। अब हेनरीज लॉ ने KH पे पढ़ा, तो आप बता दें कि सबसे पहला क्या है, तो KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। मतलब KH का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ गैसेस पे। सेकेंड इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, मतलब KH जो है वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। सेकेंड हम क्या बताया कि KH का वैल्यू ना डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैसियस सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी कि वैल्यू ऑफ KH ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैसियस सॉल्यूट, मतलब जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, और गैसियस सॉल्वेंट मतलब जिसमें मिलाना है।
अगर दोनों सिंपल और रिएक्टिव है या जल्दी फास्ट रिएक्शन दोनों का नेचर सेम है तो वैल्यू ऑफ KH क्या होगा? स्मॉल। जैसे अगर हम लोग किसी को रसगुल्ला खाने के लिए देते तो उसमें फोर्स नहीं लगाना, क्यों? फेवरेट चीज है मेरी सबका, दबा के खाना। लेकिन अगर उसी बंदे को हम लोग करेला का सब्जी खाने को तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्यों? कड़वा चीज है। तो वैसे यहां पे कि अगर नेचर सेम होगा तो वैल्यू ऑफ KH ज्यादा। थर्ड क्या है कि KH का वैल्यू ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH बढ़ाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो PA इज इक्वल टू होता है KH इनटू काई। अगर सपोज करो कि हम 10 atm प्रेशर लगा रहे हैं और इसका वैल्यू है 2, तब हम लोग KH का वैल्यू कितना आएगा? 5, क्योंकि LHS बराबर RHS आना चाहिए। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी तो घट जाएगा। मान लो ये 2 से घट करके 1 हो गया, और इफ इट इज 1 तब वैल्यू क्या है? ये सपोज कर रहे हैं हम लोग 10, यानी KH का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। और अगर सॉल्युबिलिटी घटेगा मतलब कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू घटे। ऐसे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कभी भी याद रखना है कि 1 से बड़ा नहीं आएगा, इसलिए हम ये एग्जांपल समझा रहे हैं, इसमें नहीं कि इस पे फोकस करना है। इट इज जस्ट ओनली एग्जांपल समझने के लिए कि अगर हम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू घटेगा तो KH का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। और मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर। इसलिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगा तो वैल्यू ऑफ KH क्या होगा? बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KH का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। और ये क्वेश्चन आता है कि why KH डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से वो डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर ओनली इंक्रीज वैल्यू ऑफ KH। रीजन क्या है? तो रीजन है ड्यू टू टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। और अगर सॉल्युबिलिटी घटेगा तो वैल्यू ऑफ KH क्या होगा? बढ़ेगा। वैसे थर्ड फोर्थ फैक्टर क्या होगा? तो KH का जो वैल्यू है ना वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। अगर सपोज करो कि हम लोग प्रेशर ना 20 atm कर दे और मोल फ्रैक्शन 2 का 2 ही रहे तो क्या LHS बराबर RHS तो है नहीं। इसका मतलब इस समय KH का वैल्यू कितना होगा? यानी KH का वैल्यू इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर, लेकिन उस समय सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कांस्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि KH जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। कि अगर कोई गैस ज्यादा डिसॉल्व कर रहा है तो उसका KH का वैल्यू क्या है? कम। और अगर कोई गैस कम डिसॉल्व कर रहा है तो उसके लिए हमको KH का वैल्यू क्या लगाना पड़ेगा? वेरी सिंपल सा आता है स्टेटमेंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH स्मॉलर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ KH ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। मतलब जिस गैस का KH का वैल्यू कम दिया है उसका सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा। और जिस गैस का KH का वैल्यू ज्यादा दिया है इसका मतलब क्या होता है? उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तब हम लोग के पास आता है कि हेनरीज लॉ हम लोग पढ़ेंगे क्यों? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ? फिर इससे फायदा क्या है? आखिर क्यों पढ़ेंगे? तो पहला सवाल है कि व्हाई शुड वी रीड अबाउट द हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ के लाइफ में एप्लीकेबल क्या है? हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या देखते हैं, कहां पे एप्लीकेबल? तो सबसे पहला एप्लीकेबल है जितना कार्बोनेटेड ड्रिंक डिसॉल्व करते हैं या कोई भी गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए, डिसॉल्विंग ऑफ। अगर हम गैस को डिसॉल्व करना चाहते हैं किसी भी सॉल्वेंट में जिसके लिए प्रेशर चाहिए, और ये एक्सप्लेन कौन किया? सेकेंड स्टेटमेंट इसका क्या है? यूज तो जितना कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम लोग बनाते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब होता है जिसमें CO2 डिसॉल्व, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक या बेवरेज ड्रिंक्स भी होता है। बेवरेज ड्रिंक्स में क्या आता है? जैसे बियर, शैंपेन। तो जिसमें भी CO2 गैस को अगर डिसॉल्व करना है तो हाई प्रेशर हमको लगाना पड़ेगा, जो कौन एक्सप्लेन किया? अगर इमेजिन करो कि लो प्रेशर में अगर CO2 डिसॉल्व करके कोल्ड ड्रिंक बन जाता तब तो हमको मार्केट से खरीदना ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम लोग जो ब्रीथ आउट सांस छोड़ते हैं वो CO2 गैस छोड़ते हैं, तब तो एक गिलास पानी लेके फूंक देते कोल्ड ड्रिंक तैयार हो। तो इमेजिन करो कोई गेस्ट आया, जैसे ही गेस्ट आएगा बैठाएंगे हम लोग, कोल्ड ड्रिंक कैसे पिलाएंगे? लाए एक गिलास फूंक देंगे, लीजिए कोल्ड ड्रिंक। तो इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज हम CO2 को दे रहे हैं लेकिन उस CO2 का प्रेशर नेचुरल प्रेशर में, इसलिए कभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं। तो अगर हमको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स प्रिपेयर करना
पड़ेगा तो हमको हाई प्रेशर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, इसको CO, इसको CO। तो ये सेकेंड इसका एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, तो जो ये सी वाटर में जो भी नीचे जाता है ना, जिसको हम लोग गोताखोर कहते हैं हिंदी, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है स्कूबा, या इसी का नाम होता है सी डाइवर, नॉट द ड्राइवर, इट इज डाइवर, ये जो गोताखोर होता है। वो देखे होंगे अपने साथ ना एयर सिलेंडर लेकर के जाता है। अब उस एयर सिलेंडर में ये नहीं कि ऑक्सीजन भरा हुआ है, सिर्फ वहां पे एयर भरा रहता है, लेकिन उस एयर सिलेंडर में वो 11.7% तक हीलियम मिक्स करता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट्स मिक्स 11.7%, क्यों मिलाएगा सिलेंडर में, हीलियम का क्या जरूरत है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब हम लोग समुद्र से नीचे जाते हैं, कि कोई भी एकदम, ये जब भी प्रेशर ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट होता है समुद्र के लेवल से, सी लेवल। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करेगा, और अगर इससे नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे जाना स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो बॉडी में ज्यादा एयर डिसॉल्व करेगा। और हम लोग सबको पता है कि एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, 78%, इसका बॉडी में ज्यादा जरूरत है। लेकिन जैसे ही प्रेशर डिसॉल्व करेगा, इसका मास ज्यादा, यानी हम लोग के टिश्यू में या ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व करेगा कौन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन भी डिसॉल्व करेगा, लेकिन ज्यादा कौन डिसॉल्व करेगा, नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस क्या है कि वो वहां का वहीं स्टे रह जाता है। लेकिन ऑक्सीजन को तो हम लोग ब्लड वेसल यूज कर लेते हैं, और ऑक्सीजन बॉडी में यूटिलाइज होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है CO2, लेकिन नाइट्रोजन का तो कुछ काम ही नहीं। तो वो नाइट्रोजन ना सेल या टिश्यू या ब्लड वेसल में वैसे का वैसे स्टोर होता है। तो धीरे 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 नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, नाइट्रोजन क्या होगा, हम लोग के बॉडी में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम रहेगा, और वो वैसे एज इट इज स्टोर रहता है। अब सपोज करिए कि नीचे जो समुद्र में गोताखोर आया था, वो वापस गया सरफेस पे। तो जैसे ही वापस सरफेस पे जाएगा तो प्रेशर का अचानक डिक्रीज करेगा। तो जितना एक्स्ट्रा नाइट्रोजन था बॉडी में हम लोग का डिसॉल्व, वो सब एक ही बार में निकलना चाहता है। मतलब द एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दैट प्रेजेंट इन द सेल कैन बी एस्केप आउट सडनली। अचानक नाइट्रोजन क्या होता है, निकलना चाहता है। जैसे बैलून अगर हम फुला देते हैं, अचानक उसका पीछे से लॉक करते हैं, तो वो क्या होता है कि सब गैस एक बार निकलना चाहता है, इसको स्ट्रिंग कर जाता है और इधर उधर भागना स्टार्ट। तो हम लोग इधर उधर भागेंगे नहीं, तो हम लोग क्या होगा कि ये मान लीजिए बोन्स है। अब ये सब, इसमें से बोन्स के साथ साथ तो वेन्स भी होता है, नस भी होता है, मसल्स भी होता है, ये सब। अब होगा क्या कि जैसे एक्स्ट्रा नाइट्रोजन इस मसल से या टिश्यू से बाहर निकलेगा, तो ये वेन्स पे ना प्रेशर बढ़ेगा, जिसके चलते ये वेन्स क्या होता है, स्ट्रेट नहीं रहते, बेंड कर जाता है। और ये एक डिजीज है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स, या बेंडिंग ऑफ बोन्स। क्या, बेंडिंग ऑफ बोन्स। तो ड्यू टू रिलीज ऑफ द एक्स्ट्रा नाइट्रोजन इन द सेल दैट इंक्रीजेस द प्रेशर ओवर द बोन्स टू स्टार्ट बेंडिंग। तो इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका परसेंटेज को घटाते हैं। तो कैसे घटाएंगे, हाउ कैन यू डिक्रीज दैट परसेंटेज? बोला ऐसा गैस इन्वॉल्व करते हैं जिस जो लाइटर भी होना चाहिए और जिससे बॉडी में ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता। तब वो मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, क्या 11.7%। यानी क्वेश्चन आएगा कि व्हाई द सी डाइवर और स्कूबा मिक्स हीलियम गैस इन देयर सिलेंडर। तो बिकॉज कहता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज को डिक्रीज करता है, जिससे हम लोग के बॉडी का सेल के अंदर जो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है वो कम। और अगर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम है, नाइट्रोजन एक हेवियर गैस है, उसकी जगह हम लाइटर यूज कर दी, तब अगर यूज करेंगे ऊपर आएंगे तो प्रेशर में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी डिजीज से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यानी why we use the 11.7% helium to avoid the disease like bend by decreasing the percentage of nitrogen in the air cylinders. That is the main reason. अब इसी से एक और क्वेश्चन आता है 4 नंबर। अब ये तो हो गया समुद्र के नीचे गए तब, ये सी लेवल से नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर ऊपर जाएंगे तब। अब ऊपर मतलब कि ऊपर नहीं चला जाना है, ऊपर मतलब है जैसे कोई भी हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो जो भी हिल स्टेशन पे अगर बंदा रहता है, वहां पे सर्वाइव कर रहा है, उसको एक बीमारी होता है व्हिच इज कॉल्ड एनॉक्सिया। बोला व्हाट इज एनॉक्सिया?
बोला जैसे जैसे हम बताए थे कि ऊपर जाते जो स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े थे, जैसे जैसे ऊपर जाते प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब यहां पे अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं या एयर लेते हैं तो ऑक्सीजन वेरी क्लोज होगा, नजदीक नजदीक हो, तब आराम से हम लोग सांस लेते हैं, तान तान के सांस लेते। लेकिन यही बंदा अगर यही ऑक्सीजन ना अगर ऊपर चला गया तो ये एक्सपेंड कर जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, मतलब ऑक्सीजन दूर दूर चला गया। अब क्या हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि हम लोग को तो आदत है जल्दी जल्दी सांस लेने का, ज्यादा ऑक्सीजन लेने का, यहाँ ऑक्सीजन है ही, इसलिए हम लोग जब भी पहाड़ पे चलते हैं तो हम लोग का ब्रीथिंग बढ़ जाता है, रेट ऑफ द ब्रीथिंग दैट इंक्रीजेस, बिकॉज कि हम लोग को ज्यादा ऑक्सीजन एक बार में 100 ग्राम लेने का आदत है, यहाँ एक बार में टांग रहे तो हमको 10 ही ग्राम मिल रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि एक ही उतना ही टाइम में 10 बार हम लोग सांस लेना स्टार्ट, इसलिए हम लोग का ब्रीथिंग टाइम क्या होता है, बढ़ेगा। अब हम लोग कभी कभी पहाड़ पे गए, लेकिन जो हमेशा के लिए पहाड़ पे रहता है वो कैसे होगा, तो उसके बॉडी के ब्लड सेल में ना ऑक्सीजन का कमी रहता है, उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। इट इज ए डिजीज which is arises due to lack of oxygen in the tissue and brain vessels. In this disease the person cannot feel properly या think properly and feel always sickness। मतलब जिसमें भी ऑक्सीजन का कमी होगा वो हर हालत में कमजोरी फील करेगा और वो हमेशा थिंक प्रॉपरली नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता है। इसे देखा होगा जितना पहाड़ पे एक गॉड गिफ्टेड भी बनाया कि जितना पहाड़ पे लोग रहता है उसका नाक का जो वॉल्यूम है उसको चपटा कर दिया ताकि वो जितना भी टांग ले बेचारा ऑक्सीजन कर जाए। तो रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि अगर उसको ज्यादा वॉल्यूम अगर हम लोग को देंगे तो हम लोग के जैसा सांस लेना चाहिए था, अगर उसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं तो उसको हमेशा कार्डियो डिजीज हो जाएगा, मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाएगा, इसलिए उससे बचने के लिए उसको ना। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एनॉक्सिया। The person living in the hill station always suffering from the disease like anoxia. It is a disease in which person always feels sickness and cannot think properly. मतलब इस डिजीज में पर्सन को हमेशा कमजोरी लगता है और अच्छे से सोच नहीं सकता है, और वो सिर्फ किसको होगा, जो रेगुलरली हिल स्टेशन पे रहता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर हम लोग डिक्रीज करते जाते हैं वैसे वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है, एक्सपेंड करता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो एयर क्लोज था वो एयर क्या हो गया, दूर चला गया। जैसे एक कटोरी में अगर खीर खाते हैं या खिचड़ी खाते हैं तो क्या चम्मच से आराम से खा, लेकिन वही थोड़ा सा खिचड़ी को बड़ा सा प्लेट में अगर हम डाल दें, एकदम स्प्रेड कर दें, चारों तरफ फैल गया, उसको उठाने में बहुत दिक्कत आती है। तो ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ एयर अगर इंक्रीज कर जाता है तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा यूनिट वॉल्यूम में वो कम है, इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए ब्लड वेसल में ब्लड में ऑक्सीजन लेस कंसंट्रेशन, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एनॉक्सिया। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन है। जैसे हम लोग हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन पढ़े वैसे हम लोग को हेनरीज लॉ के लिए लिमिटेशन भी पढ़ना पड़ेगा। अब लिमिटेशन क्या है हेनरीज लॉ का, क्योंकि लिमिटेशन का मतलब होता है गलतियां, इसमें क्या क्या लिमिटेशन रह गए, लिमिट क्या क्या रह गया, हम लोग तो गलतियां निकालने माहिर। तो सबसे पहला मिस्टेक निकाला गया कि ये लॉ ना फॉलो करेगा सिर्फ कब, जब टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए, यानी लो प्रेशर है तब ये लॉ फॉलो करेगा, हाई टेम्परेचर है तब ये लॉ फॉलो। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर दे दें, यानी दिस लॉ इज ओनली ऑबे, ये ऑबे करता है कब, जब प्रेशर होना चाहिए लो और टेम्परेचर होना चाहिए हाई। अगर इसी का उल्टा दे दे कि अगर प्रेशर हाई कर दे और टेम्परेचर लो कर दे तो ये फॉलो कभी नहीं करेगा। मतलब दिस लॉ कैन नॉट ऑबे एट द वेरी हाई प्रेशर, अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो ये लॉ फिर फ्लॉप है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि जो गैस हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो गैस सॉल्वेंट के साथ कभी भी कंबाइन नहीं करना चाहिए, मतलब दे कैन व्हेनेवर इट कंबाइन इट डू नॉट कैन बी ऑबे द हेनरीज लॉ, वो कभी हेनरीज लॉ फॉलो ही नहीं करेगा। अब जैसे हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हम एक कंटेनर में डाल दें या डिसॉल्व करें, पता चला यही दोनों आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं, इसको एसोसिएशन बोलते हैं कि इट कैन बी एसोसिएट, और अगर ये एसोसिएशन में चला गया तो लॉ कैन नॉट बी ऑलवेज करेक्ट। यानी ये लॉ कब होना चाहिए, व्हेन गैसियस सॉल्वेंट या सॉल्यूट
कैन नॉट कंबाइन विथ सॉल्वेंट। जो भी सॉल्वेंट हम देंगे वो नॉन रिएक्टिव में आना चाहिए। यानी सिंपल वर्ड में बात करें तो ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए और ना तो एसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो गया तो लॉ कैन नॉट ऑपरेट परफेक्टली। जैसे अगर सपोज करिए कि ये कैप है और ये पेन रिफिल मान लीजिए सपोज, अब हम दो सामान दिए किसी को रखने के लिए, किसी से सॉल्वेंट में डुबा देते, देयर इज ए टू डिफरेंट पार्टिकल, लेकिन अगर ये आपस में कंबाइन कर गया और दोनों जब जाके सेटल होगा तो देयर इज ओनली वन पार्टिकल, ये सिर्फ एक ही बच गया। तो वैसी गैसेस में हम जब इसका अलग प्रेशर लेंगे, इसका अलग प्रेशर लेंगे, लेकिन जब ये कंबाइन कर जाएगा तो दोनों बन गया क्या, NH3, दोनों का प्रेशर डिफरेंट। तो ये लॉ सिर्फ कब फॉलो कर सकता है, जब टेम्परेचर हाई प्रेशर लो। और दूसरा कंडीशन क्या बताया, when gaseous solute cannot combine with the solvent, या ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए ना तो एसोसिएशन होना चाहिए, तब ये लॉ एकदम प्रॉपरली काम करेगा। तब इसका न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए कुछ फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा। जैसे हेनरीज लॉ के लिए हम लोग को दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला था m is equal to kh into p, यानी मास डिसॉल्विंग, जितना भी गैस को डिसॉल्व करेंगे उसका मास इज इक्वल टू kh, मतलब हेनरीज कांस्टेंट, p इज इक्वल टू प्रेशर। और सेकेंड जो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े वो क्या था, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू kh इनटू मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो याद हम बताए थे, क्या याद करिए, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। इसी दो से न्यूमेरिकल्स हम लोग, अगर kh का वैल्यू दिया है तो ठीक है, नहीं तो निकालने को दे। कभी कभी ऐसा भी कंडीशंस आएगा कि केस 1 और केस 2 करके बनाना पड़ेगा, मतलब एक बार मास दे देगा, प्रेशर दे देगा, बोलेगा कि 4 ग्राम गैस को डिसॉल्व किए तब हमको 6 atm का प्रेशर लगेगा, तो 7 ग्राम गैस को डिसॉल्व करना है तो कितना लगेगा। तो पहला कंडीशन में मास भी दिया और प्रेशर भी दिया, तो उस कंडीशन से kh का वैल्यू निकालना। और सेकेंड कंडीशन में मास दिया है, प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है, तो kh का वैल्यू तो पहला कंडीशन से निकाल लिए। इस कंडीशन से हम लोग kh निकालेंगे और यही कांस्टेंट को लाके पुट करते हैं। कभी भी कांस्टेंट से रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स होता है, अगर दो अलग अलग कंडीशन है तो पहला कंडीशन से हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं और वही कांस्टेंट को हम लोग दूसरे कंडीशन में लाके पुट करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट। तो इसी से रिलेटेड हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाना है। कभी कभी प्रेशर नहीं दिया रहेगा, STP लिखा रहेगा, तो STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लगा, atm या बार। तब एक हम एग्जांपल बता देते हैं इसका, न्यूमेरिकल्स है इसका, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब हम लोग को मिलीमोल्स निकालना है, कितना में, 1 लीटर ऑफ वाटर। Assume that N2 exert partial pressure of 0.987 bar, मतलब N2 प्रेशर लगा कितना उस सॉल्यूशन में, तो 0.987 बार, और जिसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है कितना है, तो 76.48 किलो बार, 76.48। यानी क्वेश्चंस दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दे दिया, हेनरीज कांस्टेंट दे दिया, और हम लोग को निकालना है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2, यानी नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है, लेकिन मिलीमोल्स के टर्म में, यानी 1000 पार्ट के टर्म। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि अगर हमको न्यूमेरिकल बनाना है तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ढूंढ के निकालना है कि क्या क्या गिवन क्वांटिटी। टेम्परेचर का तो कोई रोल नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, क्या क्या दिया सबसे फर्स्ट दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना, तो हम लोग के पास दिया हुआ है 0.987 बार, और क्या दिया हुआ है वैल्यू ऑफ KH कितना, तो 76.48 किलो बार। अब न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी यूनिट बार है, इसका यूनिट किलो बार है, इसको बार में पहले कन्वर्ट।
कभी कभी एटीएम होगा ये बार, तो एटीएम को पहले बार में, यानी दोनों का यूनिट एकदम सेम होना चाहिए। तो किलो बार को बार में चेंज कर लेते, 76.48 into 10 to the power 3 बार। और क्या दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, H2O लिख देते, चलिए वाटर 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। और हम लोग सबको पता है कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1, तो वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हैं कि मास ऑफ H2O कितना हो गया, 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर लीटर। क्या सीखा है कि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसका वॉल्यूम और मास सेम, क्योंकि डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर लीटर। तो हम लोग को निकालना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, N2 का ऐसे। फर्स्ट में कंसेप्ट लगाना है कि दिया हुआ क्या क्या, दिया हुआ पार्शियल प्रेशर और KH। तो पार्शियल प्रेशर और KH से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, जब न्यूमेरिकल से गिवन पता चल गया कि प्रेशर दिया है, KH दिया है, वॉल्यूम दिया है, अब ये थिंकिंग करना है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं। बस यही एक ब्रह्मास्त्र होता है कि गिवन क्वांटिटीज क्या और कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि आराम से न्यूमेरिकल करना है। तो हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है। तब अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हम लोग क्या पढ़े थे कि पार्शियल प्रेशर किसका लेना है, N2 का, इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। इससे मोल फ्रैक्शन तो आ जाएगा। अब प्रॉब्लम कहां पे आ गया, हमको पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय KH। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 इंटू 10 टू द पावर। अब हम लोग इसका डेसिमल हटाते हैं, नीचे आ जाएगा 30, इसका भी डेसिमल हटा देंगे, ऊपर आ जाएगा 20। अब ये कैंसिल कर लेते हैं। अब 987 को डिवाइड करना है 7648, यानी हम लिख देते हैं 987 डिवाइडेड बाय 7648, और ये 10 का पावर 3 और 10 यानी 10 का पावर 4। अब 987 को जब 7648 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.129 into 10 to the power minus। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं साइंटिफिक टर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में 1.29 into 10 to the power minus 5। ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन। क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन। अब आगे हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। फ्रैक्शन तो हमको पता चल गया, काई N2 इज इक्वल टू, या मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू 1.29 into 10 to the power minus 5। और हम लोग क्या पढ़े थे कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 और नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। अब ये नंबर ऑफ मोल हम लोग को काई दिया हुआ है N2 का, यानी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 तो पता है 1.29 into 10 to the power minus 5 पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 निकालना है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। और यहां क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ये कैसे है, तो हम बताया थे कि नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और गिवन मास दिया हुआ है वाटर का कितना, 1000 ग्राम। 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम। और वाटर का मोलर मास 18, यानी काई या मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू N into और N into प्लस 1000 by 18। अब जैसे 1000 by 18 से डिवाइड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू N into डिवाइडेड बाय N into प्लस 55.55। फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या आ गया, N into by N into प्लस 55.55। अब ये जो 55.55 है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर है, जो कैसे आया 1000 by 18 से। अब इसको इधर लिखते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 हम लोग को निकालना है, दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन आया हुआ है कितना, तो 1.29 into 10 to the power minus 5 is equal to number of mole of N2 by number of mole of N2 plus 55.55।
अब ना प्रॉब्लम क्या है, बहुत छोटा है, 10 टू द पावर -5, जो बहुत छोटा है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 भी बहुत छोटा आएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, बहुत छोटा है। तो अगर बहुत छोटा है तो हम लोग फ्रॉम डिनोमिनेटर N2 को मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर ये नेग्लेक्ट कर देंगे, लिखना पड़ेगा ना N2 इज वेरी स्मॉल, so it neglect from denominator only. अब जैसे डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट किया आ गया 1.29 into 10 to the power -5 is equal to n डिवाइडेड बाय 55.55। अब अगर हम 55.55 आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, n निकाल सकते हैं, यानी n is equal to 1.29 into 10 to the power -5 डिवाइड मल्टीप्लाइड में चला गया 55.55। अब इसको इससे मल्टीप्लाइड कर देते आ गया 71.66 into 10 to the power -5 मोल। ये मोल में है, लेकिन क्वेश्चन में तो मिली मोल्स में निकालना, यानी मोल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मिली मोल्स। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देयरफॉर इन मिली मोल्स ऑफ N2, जितना आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाइड कर दिया, 71.66 into 10 to the power -5 into 1000 मिली मोल्स। अब क्या कितना आ जाएगा, तो 71.66 into 10 to the power -2, जिसको आप लिख सकते हैं 0.716 मिली मोल्स। यही आंसर। अब देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब हम यहां मोल्स में निकाल के मिली मोल्स में लाने को, जैसे हम लोग को मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है या मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। यानी लीटर को अगर मिलीलीटर में जाना है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाइड करना पड़ता है, वैसे अगर मोल को मिली मोल्स में जाना है तो हमको 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। सिंपल है कि 1 मिली, अगर लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर तो 1 मोल्स इज इक्वल टू 1000 मिली मोल्स। वैसे जब मोल्स को मिली मोल्स में लाना है तो 1000 से फिर मल्टीप्लाइड कर दिए, जिसका आंसर कितना आ गया, 0.716। देखिए ये जो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाए थे वो एनसीईआरटी का, वैसे एनसीईआरटी में हेनरीज लॉ से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस है, आप उसको बढ़िया से बनाइए, पहले इसको बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस करिए घर में, फिर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप पे बताइए कि हाँ सर ये क्वेश्चंस नहीं आए, हम तुरंत उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करने का कोशिश करें, या जैसे भी हो सके आपके तक हम लोग को क्वेश्चंस का आंसर पहुंचाए। और आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है, इतना भरपूर सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरा यही बस ख्वाहिश है कि कोई भी ऐसा लड़का हो जो पढ़ना चाहता है वो आराम से घर में बैठ करके पढ़ते हैं, कि किसी को छूटना नहीं चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाइए ताकि सपोर्ट मिलते रहे, और जितना सपोर्ट हम लोग को मिलेगा हम लोग उतना इफेक्टिवली मेहनत करके आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू एंड ऑलवेज सब्सक्राइब, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वॉच जरूर करिए पूरा का पूरा लेक्चर, ये नहीं कि थोड़ा देर देखिए 5 मिनट सर का दिल रख लिए या बात रख ली, ये मेरे लिए नहीं आपके लिए। आप घर में बैठ करके इसको यूटिलाइजेशन करिए, टाइम को यूटिलाइजेशन करिए, ताकि पूरा का पूरा लेक्चर को देखिए बढ़िया से। जहां कोई भी डाउट हो उस नोट करिए कि हाँ मेरे इस पॉइंट के इस सेक्शन में डाउट है, इतने टाइम का इतने मिनट का, आप उस पे डाउट को भेजिए या उस प्रॉब्लम को लिख करके भेजिए, मैं उसका सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूं। और अगर कोई भी इंक्वायरीज करना हो या कुछ भी पूछना हो तो आप फिर व्हाट्सएप नंबर या कॉल कर सकते हैं, जो ये नंबर हम दे